अब हम समझेंगे फिजिक्स में दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स। जनरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में या तो बॉडी स्टेशनरी रहती है, रेस्ट पे होती है, या फिर वो मूविंग होती है। अगर बॉडी स्टेशनरी हो, फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है कि भाई ये दीवार है, इस दीवार के साथ दो धागे हैं, धागों के साथ एक तीसरा धागा है और ये ब्लॉक रेस्ट पे है। ये ब्लॉक स्टेशनरी है, तो कहता बताओ कि यहाँ पे टेंशन कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये स्टेशनरी ब्लॉक्स की कैटेगरी में आया। सपोज करें कि ये क्वेश्चन आ गया कि एक दीवार है, इस दीवार के साथ एक पुले अटैच्ड है, चक्का अटैच्ड है। इस पुले के ऊपर एक धागा जा रहा है, धागे के साथ दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये दो ब्लॉक्स कनेक्टेड होने की वजह से एक ब्लॉक हल्का है 5 किलो का, दूसरा ब्लॉक भारी है 10 किलो का। तो पूछा गया कि बताओ इनकी एक्सेलरेशन किस सेंस में होगी, ठीक है। तो इस टाइप की, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम लोग मूविंग ब्लॉक्स की कैटेगरी में लेंगे, ठीक। तो अब हम आते हैं मूविंग ब्लॉक्स के क्वेश्चंस पे, जब बॉडीज एक्चुअली मूव कर रही हो। यहाँ पे फंडा क्या है, अगर बॉडी स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन 0 है, देयरफॉर नेट फोर्स भी 0 है। हम यही करते थे ना, इस पे नेट फोर्स 0 किया, इस पे नेट फोर्स 0 किया, एफबीडी बनाई। अब हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि जो बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कुछ एक्सेलरेशन भी है, और नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। तो नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। तो समझो इस क्वेश्चन को। देखो, सपोज करें ये हमारी एक डायग्राम है, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। दोबारा समझो, जब हम छत से एक पुले लगाकर उस पुले के साथ दो ब्लॉक्स अटैच कर देते हैं धागे से बांधकर, और वो धागा उसके ऊपर पिरो देते हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एटवुड मशीन। और ये जो एटवुड मशीन है, इसमें दो ब्लॉक्स का मास अलग अलग होता है, एक का हल्का होता है, दूसरे का ज़्यादा होता है। एम ए इज़ लेस देन एम बी। जो पुले और रोप हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, दोनों मासलेस होते हैं, दोनों फ्रिक्शनलेस होते हैं। ये आपको एजम्पशन याद रखनी है, इसके बेसिस पे हम लोग बहुत जल्द एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिस्कस करने वाले हैं। रोप जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल इन द सेंस कि अगर हम इसको खींचें भी तो ये और ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। रोप की लेंथ चेंज नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। देखो, ऐसा है कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, इतना तो तय है। सपोज करो ये x नीचे गया, सपोज करो ये जो b है ये x नीचे गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा। आप इतना मानते हैं कि इसको x ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये 1 इंच नीचे गया तो ये 1 इंच ऊपर जाएगा, ये 2 इंच नीचे गया 2 इंच ऊपर जाएगा, ये 3 इंच नीचे गया तो इसको 3 इंच ऊपर जाना पड़ेगा, ये 10 मीटर नीचे गया तो इसको 10 मीटर ऊपर आना पड़ेगा। बिकॉज इसको नीचे आने के लिए यहाँ पे धागा चाहिए, और यहाँ पे धागा तब आएगा जब यहाँ से धागा इधर जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अपवर्ड्स। इसको हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, एक्स बी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन टाइम। तो माने b की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ b डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a अपवर्ड्स, है कि नहीं। माने जितनी a की वेलोसिटी है अपवर्ड, उतनी b की वेलोसिटी डाउनवर्ड है। और उसके बाद आगे समझो, हम इसको भी टाइम पे डिवाइड करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हमने क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन में। तो देखो, दो चीज़ों की वैसे भी ना अगर वेलोसिटी सेम है तो उनकी एक्सेलरेशन भी सेम होगी। तो हमारे पास लिंक बन जाता है एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, बट दिस इज अपवर्ड्स एंड दिस इज डाउनवर्ड्स। इसका लिंक समझो, ये अगर रेस्ट पे आ गया तो ये भी रेस्ट पे आ जाएगा, ये अगर नीचे मूव करे तो ये ऊपर मूव करेगा, और इक्वल मूव करेंगे। इसका मतलब दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर इसके नीचे की ओर 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो इसकी भी 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज भी तो सेम होगा, वेलोसिटी का ग्राफ भी तो सेम बनेगा, ठीक है। तो हेंस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है, अगर मैं इस फिगर को रीड्रॉ करूँ, ये मेरे क्वेश्चन की फिगर है, अब मैं आंसर की फिगर बनाता हूँ। दिस इज 5 kg वाइल दिस इज 15 kg, ठीक। हमें इतना पता है इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड ए है, इसकी
एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। लेट कर लेते हैं कि ए की जो एक्सेलरेशन है वो ए है, तो बी की एक्सेलरेशन भी तो ए होगी, क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया है कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। अब लेट कर लेते हैं धागे की टेंशन टी है, तो यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखें, धागा हर बॉडी को अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर खींचने से मेरा भाव ये है कि धागा ए को ऊपर खींचेगा, बी को ऊपर खींचेगा, तो नीचे किसको खींचेगा? अगर धागा दोनों को ऊपर ही खींचता है तो नीचे किसको खींच रहा है? धागा नीचे पुले को खींचेगा, चक्के को खींचेगा। इसको समझो। पहली बात, धागा हर जगह एक है, इसमें कोई बेंट नहीं है, इसमें कोई शार्प पॉइंट नहीं है, और जब तक धागे में शार्प पॉइंट ना आए तब तक धागे में हर जगह पे टेंशन सेम रहती है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, हर जगह पे टेंशन टी है। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर फोर्स ऊपर है, इसके ऊपर फोर्स ऊपर की ओर है, जबकि पुले के ऊपर फोर्स नीचे की ओर है, पुले के ऊपर फोर्स नीचे की ओर है। आप खुद समझो, सपोज करें ये एक ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, और इस ब्लॉक को मैं ये जो मेरी फिंगर है, सपोज करो एक सेकंड के लिए कि धागा है, ठीक है, तो इस धागे के साथ मैं इस फिंगर को पूरी तरह से अटैच कर दूं, बांध दूं, और मैं अगर इस धागे को खींचूंगा, देखो मेरे ध्यान से देखो, मैं इसको अपने हाथ डाउनवर्ड खींच रहा हूँ, तो अगर मैं इस पेन को डाउनवर्ड खींच रहा हूँ तो ये जो फिंगर्स हैं ये दोनों इसको डाउनवर्ड्स खींच रही हैं, राइट। तो कहने का मतलब सिमिलरली ये जो पुले है ये एक तरह से पेन का काम कर रहा है, ठीक है, और ये जो धागा है इसका काम मेरी फिंगर्स करनी है। जिस तरह से फिंगर्स इसके साथ अटैच करके इसको नीचे की ओर खींचेंगी, सिमिलरली ये धागा भी इस पुले को नीचे की ओर खींचेगा, और एक जगह से नहीं ना, धागा इस पुले को दोनों डायरेक्शन से नीचे की ओर खींचेगा। तो टी और टी पुले को दोनों साइड से दो टेंशन्स लगेंगी। सो लेट अस सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम दोनों की एफपीडी बनाएंगे। सबसे पहले ए की बात आती है 5 kg की, उसके बाद आते हैं बी के ऊपर। देखो ए का खुद का वजन कितना है? ए का खुद का वजन है 50 न्यूटन। ऊपर की ओर टेंशन कितनी है हमें नहीं पता, बी का खुद का वजन कितना है? 150 न्यूटन। ऊपर की ओर टेंशन कितनी है? टी। हमें बस इतना पता है कि इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड है और इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और दोनों की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे समझो। तो अब क्या है कि ए के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर है, बी की एक्सेलरेशन नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स नीचे की ओर है, ये फोर्स ऊपर की ओर है, बट बॉडी नीचे जा रही है। समझो इस बात को, बॉडी नीचे जा रही है तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? एक और एग्जांपल लो, 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। सपोज करो ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे 2 लोगों ने 2 रस्सियाँ पकड़ा दी हैं और मुझे बोला गया है कि तू ये रस्सी कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वो 2 लोग जो हैं वो मुझे खींचने लगे हैं। अब ये जो पर्सन है ये मुझे 400 न्यूटन के फोर्स से खींचता है और ये पर्सन मुझे 100 न्यूटन के फोर्स से खींचता है। मुझे एक बात बताओ, मैं किसकी ओर जाऊँगा? मैं किसकी ओर जाऊँगा? मैं इसकी ओर जाऊँगा, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है, ये मुझे ज़्यादा बल से खींच रहा है, ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है, तो ये मुझे अपनी ओर खींच लेगा। सिमिलरली यहाँ पे इंसान उसी की ओर जाता है जिसकी ओर ज़्यादा फोर्स होता है। मैं अगर इसकी ओर गया, मेरी एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में हुई, इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमें कॉमन सेंस के थ्रू पता है कि मेरी एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। अगर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माने ये फोर्स ज़्यादा है, तो ये फोर्स कम है। तो अब एक बात बताओ, आपसे मैंने पिछले पेज पे एक बात डिस्कस की थी कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 है, बट अगर बॉडी मोशन में है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाना है ना। तो यहाँ पे हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन का फंडा लगाएं। तो बताओ बी के ऊपर नेट फोर्स कितना आया? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ? 150 माइनस टी। सुनो क्यों, जो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनका रिजल्टेंट माइनस करके आता है, उसको हम मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर बोल देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे आते हैं ब्लॉक ए के। ए के ऊपर एक फोर्स लगा टी अपवर्ड, दूसरा लगा 50 डाउनवर्ड। अगर मैं नेट फोर्स पूछूं, देखो ब्लॉक ए जा किधर रहा है? ऊपर जा रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ? टी बड़ा हुआ, ठीक है। और क्योंकि टी बड़ा हुआ तो हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी टी माइनस 50।
इसको लिख लेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। समझो इस बात को। इस केस में नेट फोर्स इतना हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस केस में नेट फोर्स इतना हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर बी, दिस इज द सेकंड इक्वेशन फॉर ए। अब दोनों को अगर जोड़ दें तो इक्वेशन बन जाएगी 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 20 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 5। अगर ए की वैल्यू 5 आई तो 5 इंटू 5 25, 50 को इधर ले जाओ तो टी की वैल्यू आ गई बेसिकली 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75 न्यूटन। इसको समझो, इन दो इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास टी की वैल्यू आ रही है। तो कर करा के हमारा रिजल्ट आता है ए इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 75 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व करना था। क्लियर? तो आई होप यू गाइज माइट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके आराम से समझ सकते हैं। हम इसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सिमिलर। समझो इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करें। कहता छत से एक पुले कनेक्टेड है विद यूजिंग अ स्ट्रिंग ए बी। ठीक है, यहाँ पे दो मासेस हैं, स्मॉल एंड कैपिटल एम। इनकी वैल्यू नहीं पता, माने 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो कितना है हमें नहीं पता। तो दोनों ब्लॉक्स हैं एम एंड कैपिटल एम। इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया। ठीक है, बल्कि इसको कैपिटल एम लिखना चाहिए अंदर और बाहर इसका नाम डी लिखना चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कहता टेंशन बताओ कितनी है, दूसरा क्वेश्चन कहता एक्सेलरेशन बताओ कितनी है। अब तीसरा क्वेश्चन भी सुन लो। तीसरा क्वेश्चन है टी ए बी कितनी है। इस क्वेश्चन का मतलब समझो। हमें पता है कि यहाँ से टेंशन धागे की दोनों साइड से इस पुले को नीचे खींच रही है। अगर दोनों साइड से धागे की टेंशन पुले को नीचे खींच रही है ना, पुले को दोनों साइड से टेंशन नीचे खींच रही है, तो अगर ये धागा ना होता, जस्ट इमेजिन ये धागा ना होता, इस सिचुएशन ऐसी हो जाती और ये दोनों ब्लॉक हवा में है, नीचे कहीं ज़मीन है, तो क्या ये दोनों ब्लॉक अपने साथ इस मासलेस पुले को खींच लेते ना, है ना, तो ये पुले नीचे चला जाता। बट अगर ये पुले फिक्स्ड है, ये पुले फिक्स्ड है और ये ब्लॉक्स जो हैं ये मोशन में हैं, इसका रीज़न ये है कि पुले दीवार के साथ अटैच्ड है, दीवार के साथ धागा बना है, धागे में टेंशन होगी और इस टेंशन की वजह से ये पुले नीचे मूव नहीं करता, है ना। तो कहता ये ए बी जो धागा है ये पुले के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है ताकि पुले के अंदर मूवमेंट ना हो। समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहली बात लेट कर लेते हैं, इस ये कैपिटल एम भारी है, लेट कर लो कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। तो पहली इक्वेशन अगर इसकी एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। इसका वजन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन दोनों की इक्वल एंड ऑपोजिट होती है अगर पुले फिक्स्ड हो तब। तो हमारी पहली इक्वेशन की बनी, एफबीडी बनाते हैं। नीचे की ओर स्मॉल एम जी, ऊपर की ओर टी, एक्सेलरेशन ए। कैपिटल एम के ऊपर नीचे की ओर कैपिटल एम जी, ऊपर की ओर टी, एक्सेलरेशन नीचे की ओर ए। देखो एक बात याद रखनी है, पहली बात तो दोनों की एक्सेलरेशन ऑपोजिट सेंस में होगी। दूसरी बात ये कि जो दो ब्लॉक्स हैं इनकी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। अगर इसकी एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, माने टी माइनस स्मॉल एम जी। इसको समझो, एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर है, नेट फोर्स ऊपर है तो टी माइनस एम जी करा। एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स नीचे है तो एम जी माइनस टी करा। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये है स्मॉल एम और ये है कैपिटल एम। ठीक, इनको जब हम सम अप करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या बन गई, एम माइनस स्मॉल एम अपॉन एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। ये अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू बन गई। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। कहता है ए बी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। इस स्ट्रिंग में देखो, अब हम आते हैं पुले की एफबीडी पे। कहता पुले के ऊपर
आप इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखो। आपको याद है पिछले क्वेश्चन में मैंने एक अजम्पशन डिस्कस की थी दैट पुले इज मासलेस फ्रिक्शनलेस, है ना। तो नीचे की ओर टेंशन टी, नीचे की ओर टेंशन टी, ये दोनों टेंशन पुले को खींच रहे हैं धागा। ऊपर की ओर है टेंशन ड्यू टू ए बी। अब कोई स्टूडेंट अगर ज़रूरत से ज़्यादा सोचेगा तो वो कह सकता है सर पुले का कुछ तो वेट होगा, तो लेट अस एज्यूम द वेट ऑफ द पुले। अब आपको पता है पुले का वेट नेग्लिजिबल है, जब मैंने मास से 0 लिया है तो उसका वेट आ जाएगा 0 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 0, तो पुले का वेट आएगा 0। अब मुझे एक बात बताओ, पुले का एक्सेलरेशन है कोई? नहीं है। पुले का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है क्योंकि पुले फिक्स्ड है। इनफैक्ट अगर एक्सेलरेशन होता भी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था रिजल्ट पे, मैं बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें सिचुएशन, तो नीचे की ओर नेट फोर्स लगने वाला कितना है? 2t प्लस 0, बिकॉज नीचे की 2t लगा और वेट तो 0 है, इज इक्वल टू ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है? TAB। इसको समझो, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है TAB, नीचे की ओर लग रहा है 2t। क्योंकि बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 है, इसको समझो। क्योंकि पुले रेस्ट पे है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा तो दोनों डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी T एट AB इज इक्वल टू 2t। ठीक है, जब पुले मूव करेंगे उसको हम अलग से सोल्व करेंगे। इनफैक्ट तब का रिजल्ट भी यही आएगा, सेम आएगा, बट वी विल सोल्व दैट केस लेटर। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। हमें TAB का रिलेशन T से पता लग गया, हमें ये पता लगी, बट हमें T नहीं पता। अब हम T निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे T निकालने का बेस्ट मेथड जो है वो ये है कि हम A की वैल्यू पुट कर दें। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है कैपिटल MG माइनस T इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A। A की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि ये है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा M माइनस M बाय M प्लस M इंटू जी। अब देखो इसको कैसे सोल्व करूँगा मैं। इसको सोल्व करने के लिए मैं टर्म्स की अदला बदली कर रहा हूँ। टर्म्स की अदला बदली इन द सेंस ये इधर और ये इधर, तो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू MG माइनस MG इंटू M माइनस M अपॉन M प्लस M। तो देखो दोनों में MG कॉमन है, MG कॉमन निकाल लो। 1 माइनस M माइनस M अपॉन M प्लस M आ गया मेरा एक्सप्रेशन। तो T की वैल्यू आ जाएगी MG बाहर, यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा M प्लस M का, M प्लस M आया एलसीएम माइनस M, इसको समझो, ये एलसीएम लेकर आ गया, M कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2M बन गया, तो ये बन जाएगा MG इंटू 2M बाय M प्लस M। तो ये क्या हुआ, ये बन जाएगा 2MMG अपॉन M प्लस M। तो ये अपनी टेंशन है। यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें एडवाइस करूँगा। जो 2-3 रिजल्ट आए हैं ना यहाँ पे, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये तीनों रिजल्ट याद कर लेने चाहिए। पहला रिजल्ट क्या था? पहला रिजल्ट था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M माइनस M अपॉन M प्लस M इंटू जी। दूसरा रिजल्ट था टेंशन का, वो आया ये। तीसरा रिजल्ट था कि कोई भी अगर पुले हो, इसकी साइड पे अगर कोई धागा जा रहा हो और इसकी टेंशन T हो दोनों साइड पे, तो बीच वाले धागे की टेंशन 2T हो जाती है। इसको समझो, मैं रिवाइज करवाता हूँ सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। आई एम मेकिंग अ रिकैप ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले ये सब कुछ दिया हुआ था, ये पुले था, ये 2 ब्लॉक्स थे, ये भारी था, ये हल्का था। ठीक है, तो इस केस में हमने पहले क्या किया, दोनों की एफबीडी बनाई, एफबीडी बना के इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास A की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने पुले की एफबीडी बनाई। पुले की एफबीडी कुछ ऐसी बनी, ऊपर की ओर AB की ओर से फोर्स, नीचे की ओर दोनों साइड से टेंशन। बट अगर पुले मासलेस है और पुले की एक्सेलरेशन 0 है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। क्योंकि जब एक्सेलरेशन ही 0 होता है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो दोनों कट गए। तो TAB की वैल्यू बेसिकली 2T आ गई। अब यहाँ से A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैंने T की वैल्यू निकाली, स्टेप्स आप लोग देख सकते हैं। तो कर करा के मेरे T की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक,
तो ये दोनों रिजल्ट्स मैं आपको, तीनों रिजल्ट्स बल्कि आपको याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन में अगर आपको रिजल्ट्स याद होंगे तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके इन रिजल्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको रिजल्ट नहीं याद करेंगे तो आपको इतनी सारी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन नाउ। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन होता कि आपको एक एटवुड मशीन ही गिवन है, ये है 10 kg का ब्लॉक और ये है 15 kg का ब्लॉक। कहता बताओ भाई एक्सेलरेशन कितनी है। मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। देखो ये अपना स्मॉल एम का काम कर रहा है, ये अपना कैपिटल एम का काम कर रहा है। तो ए का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने आपको एक रिजल्ट याद करने को बोला था। ए का फॉर्मूला ये था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 - 10 अपॉन 15 + 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 5/25 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50/25 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये अपने ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन आ गई। ऑब्वियसली इसकी एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड है और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है। इसके बाद आता है टेंशन पे। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 2m कैपिटल एम जी अपॉन m + m दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 25 इंटू 10। देखो ये बनी कैलकुलेशन 100/25 आ गया, 4, तो ये बन जाएगा 2 × 15 30 और 4 120। तो टेंशन आ गई 120 न्यूटन, ठीक है। और अगर मुझे कोई पूछे कि इसकी टेंशन कितनी है, वो आ जाएगी 2 × 120 माने 240 न्यूटन, क्योंकि इस धागे ने इन दोनों को होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एटवुड मशीन के बारे में सोल्व करना है। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑन एटवुड मशीन। एटवुड मशीन अपने आप में एक इकलौता टॉपिक है जिसके ऊपर 2 लेक्चर लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भाई बताओ कि अगर ये जो ब्लॉक है ये 10 kg का है और इस ब्लॉक का वजन नहीं पता, बट अगर इस धागे की जो टेंशन है वो 140 न्यूटन है, ठीक है। इस धागे की टेंशन अगर 140 न्यूटन है तो बताओ m कितना है, a कितना है। करो ट्राई। आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी यहाँ पे पॉज करें और ट्राई करें बिकॉज आई नो कि आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब लेट अस डिस्कस दिस। देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, अगर यहाँ पे टेंशन 140 है और यहाँ पे टेंशन T है और T है, तो पहली बात 2T इज इक्वल टू 140 न्यूटन माने T इज इक्वल टू 70 न्यूटन। तो यहाँ पे आ गया टेंशन 70 न्यूटन, यहाँ पे आ गया टेंशन 70 न्यूटन। दूसरी बात हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है और जो टेंशन की वैल्यू होती है उसके ऊपर हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। हम अगर इस ब्लॉक की एफबीडी बनाए 10 वाले की तो ऊपर की ओर 70 नीचे की ओर 100 है कि नहीं। तो अपनी एक्सेलरेशन आ जाएगी 100 - 70 अपॉन 10। देखो 100 और 70 से नेट फोर्स आया, 10 से मास आया, नेट फोर्स अपॉन मास आ जाएगा 3। तो बेसिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, तो हम एक्सेलरेशन को लिख लेंगे 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक की भी जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। आगे जब हम एम की एफबीडी बनाते हैं तो एम की एफबीडी कुछ इस टाइप की बनेगी, ऊपर की ओर 70, नीचे की ओर m × 10 और ऊपर की ओर 3 की एक्सेलरेशन। इसको समझो ध्यान से। इसकी एक्सेलरेशन नीचे की ओर थी तो इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगी। ऊपर को फोर्स है ये, नीचे को फोर्स है ये, तो नेट फोर्स कितना आ गया 70 - 10m इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको इधर ले जाओ तो इक्वेशन बनी 70 इज इक्वल टू 13m और m इज इक्वल टू 70/13 है कि नहीं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने मास की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखो ए पूछी गई थी हमने फाइंड आउट कर ली, मास पूछा गया था हमने फाइंड आउट कर लिया। एक बार रिजल्ट को ध्यान से समझो। अगर आपको यहाँ पे टेंशन पता है तो आप यहाँ पे टेंशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे टेंशन पता है, इसका वजन पता है, इसकी एक्सेलरेशन निकाल ली, इसकी एक्सेलरेशन निकाल ली, तो इसकी एक्सेलरेशन भी सेम है। इसकी एक्सेलरेशन पता लग गई और टेंशन पता लग गई तो आपने यहाँ पे इसकी एफबीडी बनाई, इसकी इक्वेशंस बनाई और सोल्व करके यहाँ पे मास की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन नाउ। सपोज करें आपके पास एक एटवुड मशीन है
और इस एटवुड मशीन में ब्लॉक्स का वजन है 5 और 20। ठीक है, कहता आफ्टर रिलीज, छोड़ने के बाद, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी ऑफ 5 kg ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड्स। छोड़ने के बाद इसकी 2 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, सो यू शुड ट्राई इट। मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे पोस्ट कर दें। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पोस्ट कर लिया होगा। सो लेट मी डिस्कस दिस नाउ। पहली बात, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 स्मॉल m कैपिटल M इंटू जी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये बेसिकली 50/25 आया, 2 गुना 20, 40 गुना 2 आ गया अपने कुल। सॉरी, ये टेंशन का फॉर्मूला था। टेंशन की वैल्यू आ गई 80 न्यूटन और एक्सेलरेशन की वैल्यू आई m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू जी। 15/25 गुना 10, 2/5, 3। तो ये बेसिकली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आई। ठीक है, और ऑब्वियसली इसकी एक्सेलरेशन तो अपवर्ड ही होगी, इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो जब हमें एक्सेलरेशन बॉडी की पता लग गई तो हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बॉडी को जस्ट रिलीज किया है तो माने रेस्ट से रिलीज किया है, तो u तो 0 ही है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 6 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात रही डिस्प्लेसमेंट की, तो दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 है, ये है हाफ इंटू 6 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर आ गई और फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक।